Welcome to Major HS Kalsis बालवे Academy. I am Mr. देवेश, ये बायोलॉजी फैकल्टी। तो आज हम बेसिकली आपका एक टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रहे हैं जिसमें हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस रखे ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, क्योंकि आपको मालूम है एग्जाम अब बहुत करीब है आपके। तो आज हम एक टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम नॉर्मल टेस्ट करते हैं, मैं पहले आपका क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर इनको समझाऊंगा, फिर आपको ऑप्शंस पढ़ूंगा। तो आपको बेसिकली चूज करना है कि इसमें आपके सही ऑप्शंस कौन से। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए यहाँ पर, उसके बाद कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं आपके। तो इसमें से कुछ स्टेटमेंट्स आपके इनकरेक्ट होंगे, कुछ स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट होंगे, तो उसके भी आपको ऑप्शंस आपके चूज करने। तो पहला स्टेटमेंट है both mitochondria and chloroplast contains their own DNA and 70S ribosomes। तो जो आपके दो ऑर्गेनेल होते हैं, एक होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है आपके क्लोरोप्लास्ट। क्या इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं? अगर होते हैं तो करेक्ट होगा, नहीं होते तो ये आपके इनकरेक्ट होंगे। सेकंड स्टेटमेंट है द लाइसोसोम इज नोन एज सुसाइडल बैग बिकॉज इट कंटेन्स ऑक्सीडेटिव एंजाइम लाइक कैटालेज। देखो, लाइसोसोम आपका सुसाइडल बैग होता है, लेकिन इसके पास दो अलग टाइप के एंजाइम्स होते हैं, एक हाइड्रोलिटिक होता है और एक आपका डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है आपका, यहां लिखा हुआ है कैटालेज, जो कि आपका इनकरेक्ट है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं, लेकिन आपका जो रीजन दे रखा है वो आपका इनकरेक्ट है। तो कहीं ना आपका स्टेटमेंट सेकंड जो है आपका इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द प्राइमरी साइट फॉर लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस। देखो, SER जो कि आपके ER का एक सब टाइप होता है, हाँ वो दो चीज का फॉर्मेशन करता है, एक लिपिड्स और एक आपका स्टेरॉइडल हार्मोन्स। तो कहीं ना कहीं इसमें आपका फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों ही ऑप्शन जो है, ये दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट और थर्ड जो आपके सही ऑप्शन है। लेकिन आपका सेकंड वाला क्या है, कैटालेज ना करके यहाँ पे क्या आना चाहिए था आपका हाइड्रोलिटिक और डाइजेस्टिव। अगर ये लिखा होता तो ये आपका सही रहता ऑप्शन, लेकिन ये नहीं लिखा तो ये आपका ऑप्शन क्या इनकरेक्ट है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो इसमें करेक्ट है। तो करेक्ट क्या हमारा खाली 1 एंड 3 ओनली। तो 1 एंड 3 कौन सा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास ही आपके डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट भी ठीक है और थर्ड स्टेटमेंट भी ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड वाला कौन सा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है रिगार्डिंग सेल डिवीजन म्योसिस। म्योसिस में पूछा गया है, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। हम नीचे पढ़ लिया हमने। क्रॉसिंग ओवर विच लीड्स टू जेनेटिक वेरिएशन अकर्स ड्यूरिंग द पैचिटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। देखो, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर बेसिकली जैसे मान लो ये आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, एक क्रोमोसोम ये है और एक क्रोमोसोम ये है। तो इसमें क्या होता है आपका ना इंफॉर्मेशन जो होता है एक दूसरे में मिक्स हो रहा होता है। ये दोनों इंफॉर्मेशन आपके एक दूसरे में जाकर के मिक्स हो रहे होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। तो बोल रहे हैं, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि क्रॉसिंग ओवर जो है जिसमें जेनेटिक वेरिएशन आती है, क्या वो आपके पैचिटिन में होता है? हाँ, वो आपके पैचिटिन फर्स्ट में ही होता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या है आपका, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस गैप को, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिनेप्टोमेल कॉम्प्लेक्स या सिनेप्सिस भी बोला जाता है इनको। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेर अकर्स ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट। देखो, एनाफेज में तो पूरा का पूरा डिवाइड होता है, आपका खाली सेंट्रोमेर डिवीजन नहीं होता, इसमें आपका पूरा का पूरा डिवीजन होता है। तो कहीं ना कहीं आपका एनाफेज फर्स्ट वाला भी स्टेटमेंट का इनकरेक्ट है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स ट्वाइस वंस बिफोर म्योसिस फर्स्ट। देखो, म्योसिस फर्स्ट, इसमें आपको मालूम है म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस सेकंड होता है, लेकिन इसने क्या बोला है कि म्योसिस फर्स्ट के पहले ही आपके दो बार डीएनए रेप्लिकेट होता है क्या? देखो, डीएनए रेप्लिकेट तो होता है, लेकिन वो एक ही टाइम होता है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए किसमें होता है? एस फेज में होता है, सिंथेसिस फेज में होता है, और लेकिन वो एक ही बार डीएनए रेप्लिकेशन होता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, दो बार हो रहा है। म्योसिस फर्स्ट से दो बार पहले करवा दे, तो ये ऑप्शन क्या आपका इनकरेक्ट है। तो कहीं ना कहीं आपका सेकंड और थर्ड इनकरेक्ट है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से करेक्ट कौन सा है? तो खाली आपका स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, जो कि क्या ऑप्शन हमारा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ये दोनों जो है क्या आपके इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि एनाफेज में पूरा का पूरा आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, इसने खाली सेंट्रोमेर का नाम लिखा हुआ है, और डीएनए रेप्लिकेशन आपका एक बार होता है म्योसिस फर्स्ट से पहले, दो बार कभी नहीं होता।
थर्ड क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए के बारे में हम पूछते हैं। डीएनए इज मोर केमिकली स्टेबल देन आरएनए ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द 2 पोजीशन ऑफ द शुगर। देखो डीएनए जो होता है बेसिकली वो ऑब्वियसली केमिकली ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक हाइड्रोक्सिल का ग्रुप क्या होता है, नहीं होता। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ 2 पोजीशन शुगर, शुगर के एंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, उसमें डीऑक्सी ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता। ठीक है, जिसकी वजह से वो केमिकली ज्यादा स्टेबल होता है। हाँ, डीएनए आपके आरएनए के मुकाबले कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, बहुत से रीजन है उनके पास, एक तो थायमिन प्रेजेंट होता है यूरेसिल की जगह पर, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ना करके डीऑक्सी ग्रुप होता है। तो हाँ, ये ऑप्शन आपका ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। एडेनिन फॉर्म्स थ्राइस हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद थायमिन इन अ डीएनए डबल हेलिक्स। देखो एडेनिन जो होता है ना, एडेनिन थायमिन के साथ हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स वो आपका नहीं बनाते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड वो आपका नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं, आपका डबल बॉन्ड बनाते हैं। एक साइंटिस्ट थे आपके चारगाफ, उन्होंने ये रूल दिया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था आपका, चारगाफ रूल। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। देखो डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होना, डीएनए से आरएनए फॉर्म होना क्या कहलाता है आपका, ट्रांसक्रिप्शन। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ये स्टेटमेंट आपके ठीक है। ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3, ये दोनों ही आपके क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट है। और ऑप्शन जो है इसमें 1 और 3 वाला वो कहां पर है आपका, ऑप्शन बी में, जिसमें 1 और 3। स्टेटमेंट सेकंड आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाता, वो बनाता था ग्वानिन साइटोसिन के साथ। ये रूल आपके एक साइंटिस्ट थे चारगाफ, तो उन्होंने रूल दिया था। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज प्राइमरी कंपोज ऑफ लिपिड बाइलेयर प्रोटीन्स फ्लोटिंग विद इन इट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर के आपको सही स्टेटमेंट देखना है। तो इसमें बोला गया कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपके किससे बना, बाइलेयर, मतलब 2 लेयर से मिलकर के बना होता है, और ऊपर से जो प्रोटीन होते हैं उसमें फ्लोट कर रहे होते हैं। क्या, हाँ देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके 4 चीजों से मिलकर के बना है, कोलेस्ट्रॉल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आपके फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या आपके लिपिड बाइलेयर, हाँ ऑब्वियसली ये आपके लिपिड्स के बाइलेयर मतलब 2 लेयर से मिलकर के बना होता है, और इसमें जो आपके प्रोटीन होते हैं ना वो अंदर इनके फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनके जो 4 बेसिकली स्ट्रक्चर है, 4 कौन कौन से स्ट्रक्चर है आपके, एक कार्ब्स, एक कोलेस्ट्रॉल, एक प्रोटीन और एक फॉस्फोलिपिड। इन चारों चीजों से मिलकर के आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बना होता है, जो कि आपका स्टेटमेंट 1 भी यही बोल रहा है कि आपका किस किस से मिलकर के बना है, लिपिड्स और प्रोटीन। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट 1 क्या आपका करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे हम देखते हैं, द मेम्ब्रेन इज कंप्लीटली परमिएबल टू ऑल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस। देखो सेल मेम्ब्रेन को, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को अंदर एंट्री करने देता है, गिने चुने सब्सटेंसेस का अंदर एंट्री होता है, बाकी बेसिकली सारे सब्सटेंसेस में नहीं जाते। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंप्लीटली परमिएबल। कंप्लीटली परमिएबल का ये मतलब है कि क्या ये सभी सब्सटेंसेस को अंदर एंट्री देता है, क्या ये सभी सब्सटेंसेस को अंदर एंट्री नहीं देता, ये गिने चुने सब्सटेंस सेलेक्टिव सब्सटेंसेस को एंट्री देता है। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट सेकंड क्या आपका इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स रेगुलेट द फ्लूइडिटी ऑफ द एनिमल सेल मेम्ब्रेन। देखो कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नेचर का होता है। ठीक है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि वो आपके सेल मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का प्रोवाइड कर सकता है, फ्लूइडिटी भी प्रोवाइड करवाता है। तो हाँ, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 आपका करेक्ट है। तो इसमें से आपका करेक्ट कौन सा है, स्टेटमेंट 1 और 3 ऑप्शन कौन सा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स के नाम से भी जानते हैं, बेस पेयर्स के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। प्यूरिन्स, एडेनिन, ग्वानिन हैव डबल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन्स में आपका क्या आता है, बेसिकली एडेनिन और ग्वानिन क्या उनका डबल स्ट्रक्चर होता है, हाँ इनका डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। पिरामिडिन, साइटोसिन, यूरेसिल आर फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। देखो साइटोसिन और यूरेसिल ये आपके खाली आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में नहीं पाया जाता। लेकिन क्या बोला गया यहाँ पर, क्या साइटोसिन और यूरेसिल दोनों में पाए जाते, नहीं,
वो खाली आरएनए में पाया जाता, डीएनए में पाया नहीं जाता। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या है, इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन आरएनए मॉलिक्यूल्स। हाँ, थायमिन को रिप्लेस कौन कर देता है आपका, यूरेसिल। कहां पर, आरएनए के मॉलिक्यूल में। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है आपका, थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल इन आरएनए मॉलिक्यूल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो फर्स्ट और थर्ड ही ठीक है, जो करेक्ट हमसे पूछा गया है कौन सा ठीक है आपका, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। कौन सा आपका, ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन क्या आपके करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को लेकर के करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें। तो इसमें आपका पहला स्टेटमेंट है, द लाइट रिएक्शन अकर्स इन द स्ट्रोमा व्हाइल द डार्क रिएक्शन अकर्स इन द ग्रेना। देखो दोनों ही आपके ऑपोजिट बता रखे हैं। देखो स्ट्रोमा में क्या होता है, स्ट्रोमा में होता है आपका डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट होता है। ये डार्क रिएक्शन डिपेंडेंट मतलब जब लाइट की प्रेजेंस ना हो, और ऑपोजिट में होता है आपका ग्रेना। लाइट जो रिएक्शन होता है आपके ग्रेना में होता है, क्योंकि लाइट डिपेंडेंट होते हैं, लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं, और वो किस लिए क्या कहलाते हैं, हम लाइट रिएक्शन कहलाते हैं। तो लाइट रिएक्शन कहां पर होता है, आपके ग्रेना में होता है। इसमें ऑपोजिट लिखा हुआ है, ग्रेना की जगह पे स्ट्रोमा कर दिया, स्ट्रोमा की जगह पे ग्रेना कर दिया। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग द लाइट डिपेंडेंट फेज। हाँ, जब आपका हाइड्रोलिसिस होता है, जब आपका बेसिकली वाटर स्प्लिट होता है, तो वो आपके किसके प्रेजेंस में होता है, बेसिकली लाइट की प्रेजेंस में ही होता है। इसके वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, लाइट डिपेंडेंट फेज। जब लाइट प्रेजेंट तभी वो फेज हो सकता है, तभी वो रिएक्शन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट सही क्या है, सही स्टेटमेंट है। थर्ड है, क्लोरोफिल ए इज कंसिडर्ड द चीफ पिगमेंट बिकॉज इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। देखो केमिकल आपका क्लोरोफिल ए जो होता है ना, सबसे मेन क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल ए, बी और सी में से। क्यों, क्योंकि बेसिकली ये आपके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये बात सही भी है, इसलिए इसको चीफ पिगमेंट बोला जाता है। आपके तीन पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल के, ए, बी और सी। इसमें सबसे मेजर या सबसे चीफ कौन सा होता है आपका, बेसिकली क्लोरोफिल ए। तो सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें स्टेटमेंट्स पूछे गए आपके कौन से करेक्ट है, तो आपका सेकंड और थर्ड करेक्ट है। सेकंड और थर्ड होने वाला कौन सा है आपका, ऑप्शन बी। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है, सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग वस्कुलर टिश्यूज इन प्लांट्स। वस्कुलर टिश्यू का मतलब क्या है, जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम, इन तीनों को मिलाकर के हम वस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए आपको दोबारा से। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स यूनिडायरेक्शनली फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। जाइलम जो होता है आपके पानी को यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में ले जाता है, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। हाँ, रूट से लीव्स से ले जाता है, बाय द हेल्प ऑफ कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स एंड ट्रांसपिरेशनल पुल। उसको सक्शन पुल भी बोलते हैं बेसिकली। इन तीनों की हेल्प से आपका वो ले जाता है। तो कहीं ना कहीं हाँ, आपका स्टेटमेंट वन क्या है, करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है आपका, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स ऑर्गेनिक फूड बायडायरेक्शनली। क्या फ्लोएम आपका ऑर्गेनिक फूड जो होता है वो बायडायरेक्शनली लेकर के जाता है? तो हाँ, फ्लोएम जो होता है खाना ऊपर भी की तरफ भी ले जा सकता है, नीचे की तरफ भी ले जा सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट सेकंड भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, सीव ट्यूब्स एंड कॉम्पेनियन सेल्स आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। देखो पहली बात, सीव ट्यूब्स और आपके कॉम्पेनियन सेल्स ये बेसिकली आपके फ्लोएम के पार्ट होते हैं, जाइलम के तो पार्ट होते ही नहीं है ये। और इसमें सीधा बोल दिया गया कि लिविंग कंपोनेंट्स है आपके जाइलम के ये। तो कहीं ना कहीं आपका क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो करेक्ट कौन कौन सा आपका, करेक्ट है आपका फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली कौन सा आपका, ऑप्शन ए। तो ऐसे आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसमें आप हर स्टेटमेंट में कंफ्यूज हो जाओगे। देखो अभी तो आप इजीली कर लोगे क्योंकि अभी आपके सामने बुक्स हैं, अभी आपके सामने इजीली आप पढ़ के भी कर सकते हो। लेकिन जब आपका एग्जाम होगा तब कहीं ना कहीं आप इन्हीं स्टेटमेंट्स में कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपके पास एक बेसिक नॉलेज तो कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, प्लांट हार्मोन की बात करते हैं हम। अबाउट प्लांट हार्मोन्स, दिस इज आल्सो नोन एज फाइटो हार्मोन्स। फाइटो मींस प्लांट, हार्मोन्स मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट रेगुलेट्स द ग्रोथ। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑक्सिन्स प्रमोट एपिकल डोमिनेंस बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। देखो ऑक्सिन क्या काम करता है, आपके स्टेम की बेसिकली लेंथ बढ़ाता है, आपके ट्रंक की लेंथ बढ़ाता है, लेकिन जो आपके लेटरल ब्रांचेस या लेटरल बर्ड्स होते हैं ना, उनकी ग्रोथ को रोक देता है। लेटरल ब्रांचेस और लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ ये रोक देता है, इसके वजह से इसको बोला जाता है एपिकल डोमिनेंस। हाँ, ये ऑक्सिन आपका करवाता है। तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट वन के आपका सही है। एब्सिक एसिड इज आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, इट प्रमोट्स स्टोमेटल क्लोजर। देखो एब्सिक एसिड क्या काम करता है, आपके ना
मतलब कह सकते हो एब्सिशन ऑफ ओल्ड लीव्स, पत्तों को झड़वा देना, वो क्या करता है डिहाइड्रेट करके करता है। क्यों? क्योंकि स्टोमेटल पोर्स को क्लोज कर देता है। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट सेकंड जो है वो भी क्या आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। साइटोकिन्स आर प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर फ्रूट राइपनिंग। देखो साइटोकिनिन जो होता है ये सेल डिवीजन करवाता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करवाता है, लेकिन ये फ्रूट्स को नहीं पकवाता, फ्रूट्स को राइपनिंग नहीं करवाता। वो कौन करवाता है? आपका इथाइलिन कह सकते हो या इथिलीन कह सकते हो। यहाँ पर इथिलीन लिखा होता तो आपका सही होता, लेकिन यहाँ पे साइटोकिन्स लिखा होता है, ऑप्शन का इनकरेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो करेक्ट कौन सा आपका? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, विच इज ऑप्शन ए। ऑप्शन है आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें आपके दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट के बारे में करेक्ट बताया गया। प्लांट किंगडम की रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट्स देखने कुछ। पहला स्टेटमेंट है ब्रायोफाइट्स आर आल्सो कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। देखो ब्रायोफाइट्स आपके रहते जमीन पर है, उसके बाद भी उनको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अपने रिप्रोडक्शन के लिए, अपने फर्टिलाइजेशन के लिए वो वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पहला स्टेटमेंट आपका यही बोल रहा है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वस्कुलर टिश्यूज। देखो टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, हाँ पहले ऐसे प्लांट्स होते, पहले ऐसे आर द फर्स्ट प्रिमिटिव प्लांट्स टू बेयर वस्कुलर टिश्यू। ना तो आपके थैलोफाइट्स में होता है, ना आपके ब्रायोफाइट्स में होता है वस्कुलर टिश्यू, मतलब जाइलम फ्लोएम। वो कब से आना स्टार्ट होता है? आपके टेरिडोफाइट्स, थर्ड किंगडम से लेकर के। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। जिम्नोस्पर्म्स बेयर नेकेड सीड्स बिकॉज देयर ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। जिम्नोस्पर्म्स को सही में हम नेकेड सीड्स भी बोला जाता है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? नेकेड सीड। क्यों? क्योंकि उनके फ्रूट की कवरिंग नहीं होती। तो ऑब्वियसली आपका ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में, और ओवरी फ्रूट की वॉल में। तो जब इसके पास ओवरी की कोटिंग नहीं होगी, इसका मतलब फ्रूट की वॉल भी नहीं बनेगी। हाँ, तो आपका ये स्टेटमेंट भी ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड भी ठीक है। कौन सा करेक्ट है आपका? तो इसमें सारे के सारे करेक्ट है इसको, जो कि क्या होगा? ऑप्शन 1, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। मतलब 1, 2 एंड 3 ओनली क्या सारे हो जाएंगे आपके करेक्ट इसमें, ठीक है। रिगार्डिंग ट्रांसपिरेशन, पहला है इट क्रिएट्स अ सक्शन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखो ट्रांसपिरेशन में होता क्या, आपका जो लीफ होता है इसमें जितने भी स्टोमेटा होते हैं ना, स्टोमेटा वो खुल जाते हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा। सारे स्टोमेटा खुल जाने की वजह से एक सक्शन क्रिएट होता है, तभी जाइलम जो होता है नीचे से पानी ऊपर ऐसे सक कर पाता है, ठीक है। तो हाँ आपका स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ये आपका ठीक है। सेकंड है इट हेल्प्स इन रेगुलेशन ऑफ द प्लांट टेम्परेचर। तो क्या ये आपके प्लांट का टेम्परेचर भी रेगुलेट कर पाएगा? देखो कर पाएगा। कैसे? अगर मान लो प्लांट की बॉडी में एक्सेसिव लिक्विड है या फिर एक्सेसिव गैस है जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो आपका स्टोमेटा क्या काम करता है? अपना ना ऐसे जो पोर्स ऐसे खोल देगा, इसकी वजह से आपका गैसेस एक्सचेंज हो जाएगा और टेम्परेचर आपका डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है? सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हाई ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। देखो अगर पहले से ही आपके एनवायरनमेंट में नमी ज्यादा है तो लीफ अपने अंदर का गैस बाहर निकालने में उसको दिक्कत होगी, ट्रांसपिरेशन करने में दिक्कत होगी। तो जिसकी वजह से इसमें बोला है कि अगर क्या बाहर ह्यूमिडिटी है, नमी है, तो क्या ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा? नहीं, बढ़ नहीं जाएगा, उल्टा कम हो जाएगा आपका, क्योंकि बाहर पहले से गैसेस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। तो पहला और सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है आपका, करेक्ट बताना है आपको। फर्स्ट एंड सेकंड ओनली कौन सा आएगा आपका? ऑप्शन ए, जिसमें आपके सही से स्टेटमेंट्स बताए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर, मतलब हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके इसमें। पहला स्टेटमेंट है आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड व्हाइल वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि देखो आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन आपका पल्मोनरी आर्टरी तो डीऑक्सीजनेटेड भी कैरी करता है, जो कि आपके बेसिकली राइट वेंट्रिकल से ब्लड को ले जाता है आपके लंग्स के पास, लेकिन कौन सा ब्लड लेकर के जाते हो? आपका डीऑक्सीजनेटेड। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया आपका। सेकंड है the sinoatrial node SAN is also called the pacemaker of the heart। साइनोआर्टरियल नोड या सैन इसको या SA नोड, तीनों इसी के नाम है आपके, सैन, साइनोआर्टरियल नोड या SA नोड। हाँ इनको हम नेचुरल पेसमेकर ऑफ मैमल बोला जाता है, क्योंकि यह आपके हार्ट का रिदम मेंटेन करता है, लब डब साउंड जो निकालता है इसकी वजह से आता है। ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग अ सिग्मोमैनोमीटर। हाँ आपका जो डिवाइस होता है सिग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर, वो आपका ब्लड प्रेशर तो नापता है।
तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है आपके, सेकंड और थर्ड। करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है आपके, सेकंड और थर्ड, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर मैं ये स्टेटमेंट आपका पूरा भी करूं, वाइल वेन्स ऑलवेज कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, वेन्स, लेकिन आपका पल्मोनरी वेन्स तो आपके ऑक्सीनेटेड ब्लड भी कैरी करता है, जो कि आपके लंग से कहां पे जाता है, आपके लेफ्ट एट्रियम की तरफ। तो दोनों ही स्टेटमेंट, आपके स्टेटमेंट में दोनों ही ऑप्शन जो थे वो इनकरेक्ट थे, जिसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, पूरा का पूरा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके रिगार्डिंग, आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला आपका स्टेटमेंट बोला गया इसमें, द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन द माउथ वाया एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। देखो हमारे माउथ में फिजिकल डाइजेशन होता है विच इज डन बाय टीथ, वो, और हमारा सलाइवरी अमाइलेज विच इज प्रेजेंट इन द सलाइवा, इट कन्वर्ट्स और यू कैन से इट ब्रेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, बेसिकली शुगर कह सकते हो, लेकिन आपके प्रोटीन का ब्रेकडाउन नहीं करता, इसमें प्रोटीन लिखा हुआ है। तो सलाइवरी अमाइलेज जो है वो आपके कार्ब्स का ब्रेकडाउन करता है, नॉट प्रोटीन। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, बाइल जूस कंटेन्स नो एंजाइम्स बट एसेंशियल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। देखो बाइल जूस आपके फैट का इमल्सिफिकेशन तो करवाता है, ठीक है, लेकिन बोला गया क्या इसमें कोई एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है। देखो बाइल जूस में एंजाइम्स तो नहीं होते, क्योंकि बाइल जूस जो होता है ना पहले से एल्कलाइन मीडियम का होता है, एल्कलाइन नेचर का, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, और ये आपके फैट्स का इमल्सिफिकेशन करवाता है। फैट इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ये आपके फैट को कन्वर्ट किसमें कर देता है, आपके फैटी एसिड्स में, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो हाँ स्टेटमेंट सेकंड क्या आपका करेक्ट है। थर्ड है स्टेटमेंट, द विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाई जो होता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। तो हाँ, विलाई जो होता है आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये आपके डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके कहाँ भेज देते हैं, आपके आरबीसी में, ब्लड सेल्स में बेसिकली, ठीक है। और आपका देख सकते हो जैसे मान लो ये आपके वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और ये है आपका विलाई। तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये सरफेस एरिया तो बढ़ा रहा है एब्जॉर्प्शन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया ही बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इसमें डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं इसमें ऐसे अटैच हो जाते हैं, और यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज और वेन्स है, तो यही आपके डाइजेस्टेड फूड को कहाँ भेज देते हैं, आपके ब्लड वेसल्स में भेज देते हैं आपके, ठीक है। तो जिसकी वजह से होता है कि आपका ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, और बेसिकली आपका विलाई क्या काम करता है, सरफेस एरिया बढ़ा देता है, किस चीज के लिए, आपके एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट थर्ड भी ठीक है। तो क्या कौन सा इसमें आपका करेक्ट है, करेक्ट है आपका सेकंड और थर्ड, सेकंड थर्ड कौन सा आपका, ऑप्शन बी, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स, मतलब द मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक हार्ट बीट एंड रेस्पिरेशन। देखो मेड्यूला ओब्लोंगेटा या ओब्लोंगाटा जो होता है वो आपके बेजल पार्ट, हिंड ब्रेन का पार्ट होता है बेसिकली, और ये वो रीजन होता है जहां से आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन अटैच होता है। जैसे मान लो ये ब्रेन है और क्या आपका स्पाइनल कॉर्ड है, ये ऐसे अटैच होता है, ठीक है। द रीजन ऑफ कनेक्शन प्रेजेंट बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, एंड यस इट कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस, इनवॉलंटरी एक्शंस बेसिकली हार्ट बीट, salivary secretion, blinking of eye, vomiting, swallowing, salivary secretion, sweat secretion, all the metabolisms that occur in our body that are mainly controlled by medulla oblongata या oblongata कह सकते हो आप इसे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, myelin sheath act as an insulator and increases the speed of nerve impulse transmission। देखो माइलिन शीथ जो होती है ना, देखो आप कह सकते हो कि जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेज ट्रांसफर कैसे करते हैं, क्योंकि उनके बीच में आयंस का डिफरेंस होता है, और आयंस बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके ऊपर ना एक माइलिन शीथ लगा होता है, ठीक है, जो कि इंसुलेट कर देता है ताकि वो बेसिकली इंफॉर्मेशन सारी जगह ना फैले, स्पेसिफिक पाथवे में फैले आपका इंफॉर्मेशन। तो हाँ, ये बेसिकली आपका माइलिन शीथ जो होता है आपका रेट ऑफ नर्व इंपल्स से बढ़ा देता है। तो आपका स्टेटमेंट सेकंड भी थर्ड है। नेक्स्ट है, sensory neurons carry impulse from central nervous system to the muscles। देखो क्या बोल रहा है इसने, सेंसरी न्यूरॉन्स कहां से इंपल्स कैरी करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या मसल्स लेकर के जाते हैं, लेकिन वो तो आपके मोटर न्यूरॉन्स या मोटर वेन्स थे, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है, सेंसरी न्यूरॉन्स। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कि सेंसरी न्यूरॉन कौन से होते हैं, हमारे बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड देन ब्रेन, ठीक है। तो बॉडी पार्ट से जो हमारे ब्रेन तक, सीएनएस तक लेकर के जाते हैं वो क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट बता रखा है। बाकी फिर हमारा
जो ब्रेन होता है वो प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन, फिर हमारे मसल्स को भेजता है, बॉडी पार्ट को भेजता है, वो आपके मोटर न्यूरॉन्स लेकर के जाते हैं, मोटर वेन्स लेकर के जाते हैं। यहाँ पे मोटर वेन्स आना चाहिए था तब जाकर के करेक्ट होता है, लेकिन वैसे क्या आपका ऑप्शन क्या है, आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है, मतलब स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपका सही जो क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन हॉर्मोन्स। ह्यूमन हॉर्मोन्स के ऊपर आपका क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है बेसिकली। इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ द पैंक्रियाज इंक्रीज ब्लड शुगर टू इंक्रीज ब्लड शुगर। भाई पहली बात तो ये निकलता कहां से, आपके बीटा सेल से निकलता है, बीटा सेल्स या सेल्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जाना जाता है। स्टेटमेंट वैसे आपका इनकरेक्ट ही है, लेकिन क्या बोला गया है, ऑफ द पैंक्रियाज टू इंक्रीज ब्लड शुगर। पहली बात, आपके इंसुलिन क्या काम करता है, आपके एक्स्ट्रा शुगर को, नॉर्मल आपके शुगर को भी, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द शुगर इज ग्लूकोज, इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज अ काइंड ऑफ फूड स्टोरेज यूनिट इन एनिमल्स। हमारे अंदर जो फूड स्टोर होता है ना, ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है। तो इंसुलिन क्या काम करता है आपका, वो आपके ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज का लेवल कम करा ना, क्योंकि इसको किसी और यूनिट में कन्वर्ट कर दे रहा है, तो इसमें उल्टा लिख दिया कि ब्लड शुगर बढ़ाता है, विच इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज थायरोक्सिन रिक्वायर्स आयोडीन फॉर सिंथेसिस एंड रेगुलेट्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट्स, बीएमआर। थायरोक्सिन विच इज ऑल्सो secreted by thyroid gland which is present on the back of the neck, you can say। यहाँ पर आपका ना, जैसे मान लो आपके पास स्पीकर, आप जो हेडफोन लगाते हो ना, हेडफोन को अगर आप ऐसे लगा दोगे नेक पे, तो यहाँ पर एक लोब, यहाँ पर एक लोब, तो यहाँ पे हमारे दो थायराइड ग्लैंड होते हैं, वो थायरोक्सिन रिलीज करते हैं, और वो हमारी बॉडी में थायराइड, देखो ज्यादा अगर थायरोक्सिन ग्लैंड निकलेगा तो हाइपरथायरिडिज्म होगा, कम निकलेगा तो हाइपोथायरिडिज्म होगा। थायराइड ग्लैंड हमारा थायरोक्सिन रिलीज करता है, जो कि हमारा मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है, बेसल मेटाबॉलिक, मतलब बॉडी का मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है। ठीक है, हाँ अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो वही थायराइड ग्लैंड आपके फूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको गॉइटर की बीमारी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है, सही स्टेटमेंट है कि हाँ उनको आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट वन इज एड्रेनलिन इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन, फ्लाइट और फ्लाइट। यस, एड्रेनलिन इज mainly secreted by adrenal gland which is present on the top, at the top of the kidney। आपके किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होता है एड्रेनल ग्लैंड, जो कि आपके एड्रेनलिन निकालते हैं। इनको हम एपिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हाँ इनको हम बेसिकली इट इज ऑल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। क्यों, क्योंकि आपके बॉडी में इमोशंस खिलाता है, ये फाइट, फ्लाइट, फियर, लड़ना, डरना, भाग जाना, ये सब एड्रेनलिन लाता है। तो आपका स्टेटमेंट सेकंड भी सही है, मतलब स्टेटमेंट थर्ड भी आपका सही है। तो सेकंड और थर्ड सही है आपका। करेक्ट कौन सा इसमें, सेकंड एंड थर्ड ओनली। सेकंड एंड थर्ड कौन सा आपका, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये कुछ आपके स्टेटमेंट्स हैं। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, लंग्स के ऊपर बेसिकली। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, फर्स्ट स्टेटमेंट है गैसेस एक्सचेंज अकर्स इन द एल्विलाई ऑफ लंग्स। एल्विलाई आपके स्मॉल बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर आप जाओगे नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद आपका फेरिंग्स, देन विंड पाइप, ट्रैकिया, देन ब्रोंकस, देन ब्रोंक्यूलस, दो अलग अलग ब्रोंक्यूलस डिवाइड हो जाते हैं, फिर ब्रोंक्यूलस के ब्रांचेस हो जाते हैं। At the end of bronchulus branches, there small balloon-like structures also known as alveoli। वहीं पर आपके exchange of gases होते हैं, जिसकी वजह से आपका गैस जो होता है वो आपके alveoli से कहाँ चला जाता है, आरबीसी में। मेनली ऑक्सीजन की बात करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, इनहेलेशन के टाइम पर। तो हाँ ये आपका ऑप्शन क्या है, ये स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है ड्यूरिंग इनहेलेशन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड्स। आप फील कर सकते हो, जब आप एयर इनहेल करते हो ना, तब आपका लंग जो होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि एयर अंदर जा रहा है, तो इसकी वजह से वो आपका डायफ्राम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे की तरफ जाता है आपका। तो हाँ आपके इनहेलेशन के टाइम पे डायफ्राम क्या होता है आपके, बेसिकली नीचे की तरफ जाता है। तो स्टेटमेंट सेकंड भी क्या आपका ठीक है। थर्ड, हीमोग्लोबिन हैज हाई एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। अगर हीमोग्लोबिन के पास ज्यादा कैपेसिटी होती कि वो होल्ड कर पाता कार्बन डाइऑक्साइड को मोर देन ऑक्सीजन, तो हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्वांटिटी ज्यादा होती ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन कर रहा है। लेकिन ये क्या होता है आपका इनकरेक्ट होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें हाई एफिनिटी किसके लिए होती है, ऑक्सीजन के लिए होती है, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती
तो आपको बार बार सफोकेशन फील हो रहा होता, आप बार बार बेसिकली बेहोश हो रहे होते, आपको ढंग से सांस नहीं लिया जाता बेसिकली, ठीक है। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट ये जो है, ये स्टेटमेंट क्या आपका थर्ड स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है। तो करेक्ट कौन सा है आपका, करेक्ट है आपका फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, फर्स्ट और सेकंड ओनली कौन सा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा, मतलब एनिमल किंगडम में जो आपके इंसेक्ट का डिवीजन, इंसेक्ट का किंगडम होता है उसको हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं, तो उनके बारे में कुछ कुछ पूछ रहे हैं। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। तो देखो आर्थ्रोपोड जो होते हैं ना, इंसेक्ट्स जो होते हैं आपके लार्जेस्ट एनिमल किंगडम होते हैं, हाँ ये बात सही भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्पीसीज पर आप कह सकते हो बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपका ठीक है। दे पोजेस एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड जॉइंट अपेंडेजेस, अपेंडेजेस का मतलब होता है पेयर ऑफ लिम्स, पेयर ऑफ लिम्स। हाँ इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका मतलब है कि इनके अंदर आर्टरीज और वेन्स नहीं होता, विच इज करेक्ट, नहीं होता इनके पास, और इनके पास पैर जो होते हैं ना जुड़े जुड़े से होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस। तो हाँ ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू मैलफिजियन ट्यूब्स इन मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स। देखो ज्यादातर इंसेक्ट में ना मैलफिजियन ट्यूब्स, ये ऐसे ट्यूब्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन का वेस्ट करवाते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ द इंसेक्ट कह सकते हो। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है, पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, तो सारे करेक्ट है इसमें। तो आपका ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन डी, सारे ऑप्शंस करेक्ट है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अबाउट फाइलम कोड डेटा। फाइलम कोड डेटा ऐसे कोड डेटा होते हैं बेसिकली जिनके पास ना नोटोकॉर्ड पाया जाता है। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बॉडी, कॉर्ड उसको बोलते हैं नोटोकॉर्ड, ठीक है। ऑल कॉर्डेट्स पोजेस अ नोटोकॉर्ड एट सम स्टेज ऑफ लाइफ। हाँ कॉर्ड डेटा के पास कहीं ना कहीं नोटोकॉर्ड होता है एक ना एक टाइम पर अपनी लाइफ में, या तो यंग में होगा या अडल्ट में होगा, किसी न किसी एक टाइम पर होगा। नोटोकॉर्ड का मतलब होता है अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द बॉडी, हमारी स्ट्रेंथ, बॉडी को स्ट्रेंथ देता है। अगर मैं अपनी बॉडी में नोटोकॉर्ड की बात करूं तो नोटोकॉर्ड से मिलता जुलता मेरे पास क्या, वर्टिबल कॉलम, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो कि मेरी पूरी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो स्टेटमेंट 1 तो आपका ठीक है। मैमल्स आर द ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट आर वार्म ब्लडेड। तो क्या खाली मैमल्स ही होते हैं जो कि वार्म ब्लडेड होते हैं, या फिर और भी कोई ग्रुप होता है, या और भी कोई डिवीजन होता है आपका इसमें? तो खाली आपके मैमल्स नहीं होते, आपके बर्ड्स भी होते हैं वार्म ब्लडेड, लेकिन इसमें तो खाली मैमल्स बोला है, तो ये ऑप्शन आपका, ये स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है। एम्फीबियंस हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट एंड अंडरगो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एम्फीबियन जो होते हैं हाँ इनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, इसलिए इनको हम मिक्स्ड हार्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों मिक्स हो जाते हैं कहाँ पे, आपके वेंट्रिकल्स में जाकर के, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली 3 चेम्बर्ड हार्ट या फिर मिक्स्ड हार्ट, ठीक है। तो हाँ आपका ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, फर्स्ट और थर्ड का ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन सी, इसमें आपका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन क्या आपका स्टेटमेंट क्या आपका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट रिगार्डिंग फिश इज फाइसिस या पिसिस कह सकते हो, आपने नाम सुना होगा पिसिकल्चर के बारे में। फर्स्ट है आपका कार्टिलेजिनियस फिशेस कॉन्ड्रोकाइटिस मस्ट स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। देखो ऐसे फिश जो कि आपके कार्टिलेज से मिलकर के बने होते हैं, कार्टिलेज से मिलकर के बने होते हैं, उनको हमेशा जो होता है ना स्विम करना होता है ताकि वो डूब ना जाए उस चीज के लिए। क्यों? देखो ऐसे आपने सुना होगा किसी फैक्ट में, शार्क जो होते हैं ना वो आपके कार्टिलेजियस फिश है, खाली पूरे पूरे कार्टिलेज से मिलकर के बने। इवन शार्क जो होता है ना आपके नींद में भी तैरता रहता है, आपने सुना होगा ये फैक्ट कि जो शार्क होता है वो नींद में भी तैरता रहता है। क्यों? क्योंकि ना देखो बाकी सारे फिश में जो आपके बोने फिश होते हैं ना उनके पास एक एयर ब्लैडर पाया जाता है। एयर ब्लैडर मतलब उनके बॉडी के अंदर एक एयर कह सकते हो कैविटी होती है, एयर सैक होता है, जिसकी वजह से उनको मोस्टली तैरने की रिक्वायरमेंट नहीं होती सोने के टाइम पर। लेकिन जिनके पास कार्टिलेज पाया जाता है उनके पास एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, इसकी वजह से उन अगर वो नहीं तैरेंगे, बार बार कॉन्स्टेंटली स्विम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो डूब जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका रीजन ठीक भी है, ठीक है। जो बोनी फिश होते हैं, ऑस्ट्रियोसाइथिन्स होते हैं, उनके पास एयर ब्लैडर होता है ताकि उनको बायंसी, नीचे से फोर्स लगेगा और ऊपर आराम से वो फ्लोट कर पाएंगे। तो हाँ ये स्टेटमेंट भी क्या आपका करेक्ट है। और हम इसी की बात कर रहे थे।
बाकी आपका थर्ड है कि बेसिकली ऑल फिशेस ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड हैव टू चेम्बर्ड हार्ट। सभी फिश के पास क्या होता है बेसिकली, आपके गिल्स के थ्रू वो रेस्पिरेट करते, ब्रीथ करते हैं, और उनके पास दो चेम्बर्ड हार्ट है। दैट्स व्हाई दे हैव सिंगल सर्कुलेशन इन देयर बॉडी। सिंगल सर्कुलेशन मतलब क्या है कि इनके पास खाली दो ही चेम्बर होते हैं, एक ऑरिकल ऑट्रियम और एक वेंट्रिकल, और इसी में ये आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन करवाते रहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, क्योंकि इनमें सिंगल सर्कुलेशन होता है, क्योंकि इनके पास दो चेम्बर होते हैं खाली। तो हाँ, ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है आपके, फर्स्ट भी, सेकंड भी, थर्ड। तो आपका करेक्ट कौन सा, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके बी, सारे ही सही है ऑप्शन, इसमें सारे स्टेटमेंट आपके ठीक है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सीलम या बॉडी कैविटी। पहला है प्लेटी हेलमिंथिस फ्लैटवर्म्स आर आसिलिमेट लैक्स बॉडी कैविटी। देखो प्लेटी हेलमिंथिस का मतलब क्या होता है, फ्लैटवर्म्स। फ्लैटवर्म जैसे कि आपके क्या हो गया, इंटेस्टाइन में जो पाए जाते हैं आपके टेपवर्म पाया जाता है, और फ्लैटवर्म्स में आपके प्लेनेरिया आते हैं। ठीक है, बहुत सारे फ्लैटवर्म्स होते हैं आपके, तो इनके अंदर कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। कैविटी का मतलब सीलम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हाँ इनके अंदर कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, लैक बॉडी कैविटी, हाँ ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। नेक्स्ट है एस्किलमेंथिस, जो कि आपके राउंड वॉर्म्स होते हैं। ठीक है, एस्किलमेंथिस में आपके क्या क्या होता है, रिंग वॉर्म आते हैं, राउंड वॉर्म आते हैं, फिलेरियल वॉर्म्स आते हैं, तो उनको ना सीडोसिलोमेट बोला गया, सीडोसिलोमेट। ठीक है, सीडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, सिलोमेट मतलब होता है कैविटी। तो इनके पास फॉल्स कैविटी पाई जाती है। देखो कहीं कहीं पर इनकी बॉडी में कैविटी थोड़ी ज्यादा पाई जाती है, कहीं कहीं बॉडी में कैविटी बहुत कम पाई जाती है, कहीं पे कैविटी पाई ही नहीं जाती, इसलिए इनको फॉल्स कैविटी सीडोसिलोमेट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ये स्टेटमेंट भी क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है एनालिड्स आर द फर्स्ट ग्रुप टू शो ट्रू सीलम। एनालिड्स का मतलब क्या, आपके एनालिडा भी बोलते हैं इनको, जिसमें आपका क्या आता है, अर्थवॉर्म आता है, जिसमें आपके लीचेस आते हैं, जिसमें आपके मतलब ऊपर ना सेगमेंटेड बॉडी होती है, इनके रिंग लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो आप। तो हाँ, ये पहले ऐसे एनिमल किंगडम में पहले ऐसे होते हैं जिनके पास ट्रू सीलोम या ट्रू कैविटी पाई जाती है। ठीक है, तो हाँ आपका स्टेटमेंट दोनों को दोनों ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ठीक है आपके। तो उसमें करेक्ट कौन सा, आपके ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट ठीक है आपके, 1 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक है। ठीक है, रिगार्डिंग एनिमल सिमेट्री, सिमेट्री के ऊपर आपको बताना है, स्पॉन्जेस जो होते हैं, स्पॉन्जेस इज ऑल्सो नॉन एज पॉरीफीरा, जो सबसे लोवेस्ट लेवल के जो एनिमल किंगडम होते हैं उनको पॉरीफीरा, इसमें आपके स्पॉन्जिला आते हैं, स्पॉन्जेस कह सकते हो आप। ये मोस्टली आपके असिमेट्रिकल होते हैं। हाँ, अगर स्पॉन्जेस देखोगे ना, स्पॉन्जेस का कोई फिक्स शेप नहीं होता, अगर वो किसी रॉक पे जाकर के लग गए तो रॉक का शेप ले लेगा, किसी वुडन ब्लॉक पे जा गया तो वुडन ब्लॉक का शेप ले लेगा, कि कोई भी शेप ले सकता है, इसलिए वो क्या होता है आपका असिमेट्रिकल होता है, विच इज करेक्ट, आपका असिमेट्रिकल होता है वो, आपका स्टेटमेंट 1 आपका ठीक है। सेकंड है एकिनोडर्म्स लाइक स्टारफिश, सी एचिन्स, सी क्यूकम्बर शो रेडियल सिमेट्रिकल एज एडल्ट्स बट बायलैटरल सिमेट्री एज लार्वा। देखो होता क्या है, एकिनोडर्मेटा जिसमें आपके स्टारफिश आता है, आपके सी क्यूकम्बर आते हैं, आपके सी एचिन्स आते हैं, हाँ जब वो एडल्ट हो जाते हैं ना तो उसमें रेडियल सिमेट्रिकल होती है उनकी बॉडी। लेकिन आपने नाम सुना मेटामॉर्फोसिस, जिसमें मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कोई भी एनिमल है पहले कुछ और था, बाद में कुछ और डिवाइड हो गया। जैसे आपका बटरफ्लाई बनता है, पहले वो क्या होता है, आपका लार्वा टाइप का होता है, ठीक है, कैटरपिलर टाइप का दिखता है, बाद में जाकर के वो बटरफ्लाई में बनता है, इसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो सेम आपका जो एकिनोडर्म्स होता है, स्टारफिश होता है, वो आपने बचपन जब बहुत छोटा था वो लार्वा की फॉर्म में था, तब वो बायलैटरल सिमेट्रिकल होता था, लेकिन एडल्ट होने के बाद आपका रेडियल सिमेट्रिकल बन जाता है। तो हाँ ये स्टेटमेंट आपका ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोड्स शो बायलैटरल सिमेट्री। एनालिड्स मतलब आपका जो आपका क्या था, अर्थवॉर्म था, आपका लीचेस था, और आपका आर्थ्रोपोडा जो कि आपके इंसेक्ट, ये दोनों के दोनों आपके बायलैटरल सिमेट्रिकल शो करते हैं क्या, हाँ ये दोनों के दोनों आपके बायलैटरल सिमेट्रिकल शो करते हैं, इसकी वजह से आपके तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, तो क्या ऑप्शन जाएगा आपका, ऑप्शन डी, तीनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट डिजीज। डिजीज के ऊपर में स्टेटमेंट देना, ट्यूबरक्लोसिस एंड कोलेरा कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। Tuberculosis is also caused by Mycobacterium tuberculosis. It is a kind of bacteria. Yes, tuberculosis होता है बैक्टीरिया की वजह से, and cholera
बेसिकली इट इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया नोन एज विब्रियो कोलेरा, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ बैक्टीरिया। तो ट्यूबरक्लोसिस और कोलेरा दोनों आपके बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। हाँ ठीक है, होते हैं, तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ वायरस एंड ट्रांसमिटेड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। देखो इसमें आधी बात ठीक है आपकी कि मलेरिया आपका फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ट्रांसफर करवाते हैं, लेकिन ये आपके वायरस की वजह से नहीं होता, ये होता है आपके एक प्रोटोजोआ की वजह से। द नाम होता है प्रोटोजोआ, क्या होता है? द नेम ऑफ द प्रोटोजोआ इज प्लाज्मोडियम। इसके अलग अलग स्पीसीज होती है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, तीनों आपको मलेरिया कॉज करते हैं, लेकिन ये आपके टाइप के प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ आपके ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पानी के सरफेस पे पाए जाते हैं। जैसे डेंगू होता है ना, डेंगी कॉज होता है आपके वायरस की वजह से, लेकिन आपका मलेरिया नहीं होता। तो कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट सेकंड क्या है? इनकरेक्ट है। थर्ड है एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन। एंटीबायोटिक्स क्या आपके बोथ बैक्टीरिया और वायरल के ऊपर आपका काम करता है क्या? तो बेसिकली एंटीबायोटिक्स खाली आपके बैक्टीरिया के ऊपर काम करता है, आपके वायरस के ऊपर काम नहीं करता। तो कहीं ना कहीं आपका पहला स्टेटमेंट ही ठीक है, दूसरा और तीसरा इनकरेक्ट है। हमें करेक्ट बताना है तो खाली एक ही तो ठीक है आपका, वन ओनली, बाकी सेकंड और थर्ड तो आपके इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि पहला ठीक है, सेकंड और थर्ड क्या आपका इनकरेक्ट है। ट्वेंटी सेकंड रिगार्डिंग वाइटामिन्स एंड डेफिशिएंसी। पहला स्टेटमेंट है विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरोफ्थैल्मिया। देखो अगर आप विटामिन ए बहुत कम कंज्यूम करते हो, विटामिन ए किस किस में पाया जाता है? आपके कैरेट में पाया जाता है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में पाया जाता है, इससे जो कि आपके विजन भी बढ़ाता है। ठीक है, तो अगर आप कैरेट खाओगे, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स खाओगे, तो उसमें आपका ज़ीरोफ्थैल्मिया मतलब नाइट ब्लाइंडनेस होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो हाँ, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो आपका स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है विटामिन डी इज एसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन एंड डेफिशिएंसी कॉजेज रिकेट्स। हाँ, आपके विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपका ओस्टियोपोरोसिस होता है, ओस्टियोमलेशिया होता है, रिकेट्स भी आप कह सकते हो। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि विटामिन डी ही आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करवाता है। अगर आप कैल्शियम इंटेक करते हो, जैसे मान लो बहुत ज्यादा मिल्क का एब्जॉर्प्शन करते हो, बहुत ज्यादा एग खाते हो, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम का लेवल अच्छा खासा होगा। और लेकिन इसको एब्जॉर्ब कौन कराएगा? आपका विटामिन डी, जो कि करेक्ट भी है। और इसकी कमी से आपको रिकेट्स होता है, बोन्स बहुत लेस डेंस हो जाते हैं, हॉलो हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं बेसिकली। तो आपका स्टेटमेंट सेकंड क्या ठीक है? फर्स्ट और सेकंड ठीक है। थर्ड पढ़ते विटामिन के इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। देखो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए तो ठीक होता है, आपका ब्लड क्लॉटिंग आपके विटामिन के की वजह से होता है, बट होता क्या है कि ये आपका फैट सोल्युबल विटामिन होता है। देखो चार टाइप के विटामिन, विटामिन ए, डी, ई और के, ये चारों आपके फैट सोल्युबल होते हैं, फैट सोल्युबल विटामिन। बी और सी ये होते हैं आपके वाटर सोल्युबल, बी और सी वाटर सोल्युबल, और ए डी ई के क्या होता है? आपके फैट सोल्युबल। इसमें क्या बोला गया कि विटामिन क्या आपका वाटर सोल्युबल होता है क्या? विच इज इनकरेक्ट। इसका काम तो ठीक है, लेकिन आपका होता क्या? आपका फैट सोल्युबल होता है, वाटर सोल्युबल नहीं होता। तो आपका ऑप्शन क्या इनकरेक्ट है? तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। मतलब स्टेटमेंट हमें बताना करेक्ट कौन सा है आपका। तो फर्स्ट और सेकंड तो आपका ठीक है, फर्स्ट और सेकंड कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन ए। फर्स्ट और सेकंड क्या आपका? ऑप्शन ए। ठीक है, next question is about blood groups. Blood group is mainly discovered by a scientist known as Carl Landsteiner you can also say. पहला है आपका स्टेटमेंट persons with blood group O are called universal donors because their RBC lacks A and B antigen. देखो आपका जो पर्सन होते हैं जिनका ब्लड ग्रुप O होता है, उनको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी पर, इनके आरबीसी के सरफेस पे ना तो ए का एंटीजन पाया जाता है, ना बी का एंटीजन पाया जाता है, ना ए बी का पाया जाएगा, किसी का एंटीजन नहीं होता, इसकी वजह से किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, किसी को भी। हाँ, ये रीजन आपका ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका ठीक है। पर्सन्स विद ब्लड ग्रुप ए बी आर यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स बिकॉज देयर प्लाज्मा लैक्स एंटी ए एंड एंटी बी एंटीबॉडीज। देखो जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है ना, तो उनके आरबीसी पे दोनों ही पाया जाता है, ए के एंटीजन भी पाए जाएंगे, बी के एंटीजन भी पाए जाएंगे, ए बी के भी पाए जाएंगे, और ओ के पास तो ऐसे भी कोई एंटीजन होता नहीं है, तो इसकी वजह से आप क्या बोलोगे?
ये किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। ए बी वाले जो होते हैं ना, इनको यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स बोलते हैं, क्योंकि इनके पास किसी के एंटीबॉडीज होते ही नहीं है, जिसकी वजह से किसी भी ब्लड ले सकते हैं। तो हाँ ठीक है आपका ऑप्शन, ये स्टेटमेंट क्या आपका ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट, द RH फैक्टर इज एन एंटीजन फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ RBC। RH एक रिसस फैक्टर जो होता है, एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि आपके RBC के सरफेस से पाया जाता है। तो हाँ, रिसस फैक्टर जो होता है, रिसस मंकी वाला जो फैक्टर होता है, वो आपके RBC के सरफेस से पाया जाता है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट। तीनों करेक्ट है आपके, हमें करेक्ट बताना है। तो करेक्ट क्या आपका 1, 2 और 3, तो आपका ऑप्शन डी जो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिगार्डिंग इकोसिस्टम। इन अ फूड चेन ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। देखो, खाली आपका 10% एनर्जी आपके नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जाता है। जैसे मान लो आपका क्या है, आपका प्राइमरी प्रोड्यूसर है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लांट्स, उसका 10% जो एनर्जी है वो कौन का, या तो डियर में जाएगा, बैफलो में जाएगा, काऊ में जाएगा, जो भी उसको खाएगा उसमें जाएगा। फिर उसका 10% एनर्जी जो कि कार्निवोरस है, आपके प्राइमरी कार्निवोरस, जैसे कि आपके क्या है, टाइगर है, लायन है, ये सब आपके प्राइमरी कार्निवोरस हैं, ये खाएंगे तो उनका उसका 10% जाएगा। फिर जब ये मर जाएंगे तो इनको चील गिद्ध खा जाएंगे, तो आपके सेकेंडरी कार्निवोरस होंगे, तो उनमें उनका 10% जाएगा। फिर जब वो मर जाएंगे तो उनको डीकम्पोजर खा जाएंगे, तो उनका 10% उसमें जाएगा। तो हाँ, हर लेवल में आपका 10% 10% 10% एनर्जी फ्लो ऐसे आगे बढ़ता रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 10% लॉ। तो आपका ठीक भी है ये स्टेटमेंट 1 क्या आपका ठीक है। डिकम्पोजर्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया ऑटोट्रोफिक। डिकम्पोजर्स आपकी पहली बात तो ऑटोट्रोफिक नहीं है। ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है कि दे हैव टू बेयर क्लोरोफिल, बट दे डू नॉट पोजेस क्लोरोफिल, ना बैक्टीरिया ना आपका फंजाई। ठीक है, तो ये आपका ऑटोट्रोफ्स नहीं होते, आपके सेप्टोट्रोफ्स होते हैं जो कि सड़ी गली चीजों पे उग जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, थर्ड है, अ पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट इन एन इकोसिस्टम। देखो, पिरामिड जो होता है हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर जो होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 10% लॉ जो बताया था आपका, एनर्जी ट्रांसफर जो होता है ना आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब ऐसा नहीं है कि आपका ग्रास है, ग्रास को खाया डियर ने, लेकिन डियर से एनर्जी मिल गई आपके वापस से ग्रास को। ये ऐसा नहीं है कि बेसिकली डियर को खा लिया लायन ने, लायन से एनर्जी मिल गई वापस से आपका डियर को, क्योंकि एनर्जी जो होता है ना उसका फ्लो कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल हो, जिसकी वजह से आपका पिरामिड जो बनता है अपराइट बनता है। अपराइट क्योंकि डायरेक्शन जो होता है फ्लो ऑफ एनर्जी का वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है आपका करेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड है आपके ठीक है। फर्स्ट और थर्ड वाले कौन सा आपके, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्योंकि इसमें फर्स्ट थर्ड स्टेटमेंट आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एंजाइम्स। एंजाइम के ऊपर पहला स्टेटमेंट है, दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ विच आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स को हम बायो कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो हम कैटलिस्ट डालते हैं उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हाँ, दे आर नोन एज बायो कैटलिस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ विच आर प्रोटीन्स, जिसमें से ज्यादातर जो होते हैं आपके प्रोटीन ही होते हैं। हाँ, ज्यादातर आपके प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। तो आपका स्टेटमेंट क्या है, 1 करेक्ट है। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय रेजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। देखो, ये रिएक्शन का जो होता है रेट तो अच्छा खासा बढ़ा देते हैं, लेकिन इनका जो एक्टिवेशन एनर्जी, जो ज्यादा एनर्जी चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, वो उतना ज्यादा नहीं चाहिए होता। देखो, रेट ये उतना ही बढ़ाएंगे, लेकिन इनका एक्टिवेशन एनर्जी होता है ना कम ही होता है। एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है इनका कम ही होता है। रेट ज्यादा बढ़ा देंगे लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी रेज नहीं करेंगे, बढ़ाएंगे नहीं, तो फिर इतना एनर्जी आएगा ही कहां से आपका। सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। दे आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन एंड वर्क बेस्ट एट ऑप्टिमम पीएच एंड टेम्परेचर। तो बोला गया कि ये अपने काम में बहुत ही ज्यादा आपके स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, और बेसिकली बहुत ऑप्टिमम पीएच, इनका पीएच बहुत ऑप्टिमम होना चाहिए और टेम्परेचर पे काम करते हैं। ये स्टेटमेंट भी आपका ठीक है। तो करेक्ट कौन सा आपके 1 एंड 3 विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट से आपके सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट के ऊपर। सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटी डिफ्यूजन आर बोथ रिक्वायर कंसेशन ग्रेडियंट बट डू नॉट कंज्यूम एटीपी। देखो, दो टाइप की डिफ्यूजन है। डिफ्यूजन क्या होता है आपका, एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें बोला गया है
कि दोनों कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होते हैं, बट इनमें से कोई भी जो होता है वो एनर्जी कंज्यूम नहीं करता। देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, अगर किसी के पास हायर कंसंट्रेशन है वो जाएगा लोअर कंसंट्रेशन में। हाँ, ये आपका जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस आता है ना, प्रेशर का जो डिफरेंस आता है उसको हम कंसंट्रेशन डिफरेंस बोलते हैं। तो हाँ, दोनों में, दोनों डिफ्यूजन में, चाहे आपका फैसिलिटेटेड है या सिंपल डिफ्यूजन है, दोनों में आपका डिफरेंस तो होता है, प्रेशर डिफरेंस तो होता है। और अगर प्रेशर डिफरेंस है, अगर कोई भी चीज आपके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाए तो हमें एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जाएगा ही जाएगा। आपके कंसंट्रेशन जो होता है लिक्विड में होता है या फ्लूइड्स में होता है, बेसिकली गैस में या लिक्विड में, वो आपके हायर कंसंट्रेशन से लोअर ही जाएगा आपके, उसमें एनर्जी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हाँ, ऑप्शन स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द सोडियम पोटेशियम पंप इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट दैट मूव्स थर्ड सोडियम आयंस आउट ऑफ सेल फॉर एवरी 2 पोटेशियम आयंस मूव्ड इन। देखो आपका जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, अब देखो सोडियम पोटेशियम पंप होता क्या है, वो हमारी बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन करता है, बेसिकली फ्लूइड्स का लेवल मेंटेन करता है, जिसके लिए वो थोड़ा बहुत एनर्जी लेता भी है। सोडियम पोटेशियम पंप को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यही होता है कि 2 पोटेशियम एंटर करता है और 3 सोडियम आपके बाहर निकल जाते हैं। तो हाँ, ऐसा ही होता है आपका, ये आपका स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट है ओस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंडीशन टू लोअर कंडीशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस क्या, देखो किसको लेकर के जाता है, सॉल्यूट को लेकर के जाता है, सॉल्वेंट को लेकर के जाता है। अगर मैं बोल रहा हूं मेनली ऑस्मोसिस का मतलब होता है ट्रांसफरिंग ऑफ लिक्विड थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ज्यादा अमाउंट क्या जाता है आपका, ज्यादा अमाउंट जाता है आपके लिक्विड का अमाउंट जाता है, लिक्विड का अमाउंट ज्यादा जाता है। लेकिन इसने किसकी बात करी है, सॉल्यूट पार्टिकल्स। लेकिन यहाँ पे अगर सॉल्वेंट आता, अगर यहाँ पे आपका सॉल्वेंट आता, मान लो मेरे पास सॉल्ट है और मेरे पास क्या है आपका वाटर है, तो वाटर तो आपका सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, और सॉल्ट क्या होगा आपका सॉलिड पार्टिकल्स। इन दोनों को मिलाकर के मैं स्टर कर दूं तो इससे होगा क्या, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अब होगा क्या, जैसे मैं इसको किसी भी कोई भी आपके सेल के पास डालूंगा तो अंदर जो एंट्री करेगा ना ऑस्मोसिस के थ्रू, वो क्या का एंट्री करेगा, आपका सॉल्वेंट विच इज वाटर नॉट सॉल्ट। ठीक है, तो बात तो उसने ठीक कही है, हायर से लोअर में जाता है, लेकिन वो कौन जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा, सॉल्यूट नहीं जाएगा। तो आपका थर्ड जो इनकरेक्ट है, तो करेक्ट कौन सा आपका फर्स्ट और सेकंड है, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम एंड फीडबैक मैकेनिज्म्स। आपके ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम्स मतलब हार्मोनल सिस्टम के ऊपर पूछे गए, फीडबैक मतलब जो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। First one is the hypothalamus is known as master of the master gland of the body because it regulates the secretion of pituitary gland. Hypothalamus, which is also known as master gland of the body, हमारी बॉडी में मेनली सभी जो ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, मेनली मेजॉरिटी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन हाइपोथैलेमस जो कि आपके ब्रेन का पार्ट होता है, जो कि आपके फोर ब्रेन का पार्ट होता है, थैलेमस वाला पार्ट ऊपर होता है, हाइपोथैलेमस पार्ट नीचे होता है, ये कंट्रोल करता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शंस को, ताकि वो बाद में आकर के सभी ग्लैंड्स को रेगुलेट कर पाए आगे फंक्शंस करने के लिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को तो वैसे मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं, इसको भी कौन कंट्रोल करता है, आपका हाइपोथैलेमस। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। इट इज ट्रू। ठीक है आपका ये ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन एडीएच एंटीडायरेटिक हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन ना आपके इंटीरियर पिट्यूटरी में बनता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में नहीं बनता, पहली बात तो आपका यहीं पे जो था आपका ऑप्शन स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो गया। पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल्स बाय स्टिमुलेटिंग बोन रीअब्सॉर्प्शन। देखो पैराथायरॉयड हार्मोन विच इज प्रेजेंट एट पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द नेक, ये हमारे नेक के बैक पे प्रेजेंट होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ये हमारा रिलीज क्या करता है, आपका पैराथॉर्मोन, या तो आप बोलोगे पैराथायरॉयड हार्मोन, या इसको पैराथॉर्मोन के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारी बॉडी में बोन्स में बेसिकली क्या करता है, ब्लड में बेसिकली आपके कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ाता है बोन रिजॉर्प्शन के हेल्प से। तो हाँ, ये स्टेटमेंट आपका ठीक है, फर्स्ट और थर्ड आपका ठीक है, विच इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, consider the following statements about plant respiration and metabolism. Plant respiration,
प्लांट रेस्पिरेशन कैसे करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आता है इसमें, मेटाबॉलिज्म जो कि डार्क रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जितने भी आते हैं. Glycolysis occurs in the cytoplasm and is the common phase for both aerobic and anaerobic respiration. Glycolysis का मतलब क्या होता है आपका, एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट. तो बोला गया कि ये जो प्रोसेस होता है ग्लाइकोलिसिस, क्या ये दोनों के लिए जरूरी होता है, दोनों के लिए कॉमन होता है आपके, बेसिकली आपके एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए और एनारोबिक दोनों के लिए, तो हाँ दोनों के लिए कॉमन होता है. इसके बाद से पायरुवेट के बाद से हम दो ऑप्शन निकालते हैं, एरोबिक का ऑप्शन और एक एनारोबिक का, तो ये कॉमन होता है दोनों के लिए आपका. तो स्टेटमेंट 1 तो आपका सही है. सेकंड स्टेटमेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट कन्वर्ट्स पायरुविक इनटू लैक्टिक एसिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. देखो एब्सेंस, अगर मैं बात करूंगा आपका बिल्कुल एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है आपका, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपका बनता है इथेनॉल बनता है. क्या बनता है आपका, इथेनॉल, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बन रहा है आपका लैक्टिक एसिड बन रहा है, और यहाँ पे आपको क्या बन रहा है, बेसिकली यहाँ पे आपको बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, ये बनता है आपके लैक ऑफ ऑक्सीजन में. ऑक्सीजन तो है बट थोड़ा सा कम है. ठीक है, ऑक्सीजन तो है बट क्या है आपका, थोड़ा सा कम है. तो आप कह सकते हो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है आपका, इथेनॉल बनता है, नॉट आपका लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये ऑप्शन तो आपका स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है. द Krebs cycle TCA cycle takes place in the mitochondrial matrix and produce the majority of NADH and FADH2. देखो ये NADH और FADH2 जो होता है ये आपके एनर्जी की यूनिट होती है, जो कि हाँ आपके माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है Krebs साइकिल में. क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है आपका, सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मेन मोटिव क्या होता है, आपको एनर्जी मिलना. तो आपको जो होता है FADH2 और NADH आपके एनर्जी की दो यूनिट्स होते हैं, जो कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनती है और इनर माइटोकॉन्ड्रियल में, अंदर माइटोकॉन्ड्रियल में बनता है. तो ये भी आपका ठीक है. स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड ठीक है आपका, फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी. नेक्स्ट है आपका रिगार्डिंग स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम, जिसमें है क्या, red muscle fibers contain high amounts of myoglobin and mitochondria making them resistant to fatigue. देखो रेड मसल्स में जो आपका रेड मसल्स होता है ना, रेड मसल फाइबर, उसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मायोग्लोबिन होता है. ये एक प्रोटीन और माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है. अगर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया हो तो जल्दी थकेंगे नहीं ये मसल्स. देखो जो आपके मैराथन रनर्स होते हैं ना, जो बहुत लंबे दूर तक भागते, उनमें उनका फाइबर जो होता है रेड मसल फाइबर्स होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का मन बहुत ज्यादा है, इससे उनको फटीग नहीं होता जल्दी. लेकिन अगर मैं स्प्रिंटर की बात करूं, स्प्रिंटर में ना आपके व्हाइट फाइबर मसल्स पाए जाते हैं, व्हाइट फाइबर मसल्स. ठीक है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होता है और बहुत जल्दी फटीग भी हो जाता है. स्प्रिंटर जो होता है ना, स्प्रिंटर बहुत जल्दी बेहोश होने के चांस उनके ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का अमाउंट बहुत कम होता है. जैसे आप देखते हो जो ईगल होता है ना, ईगल वो आपके बादलों के ऊपर उड़ता है. तो ईगल का भी जो बेसिकली मसल होता है ना, रेड मसल फाइबर से मिलकर के बना होता है, उसमें भाई माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा होता है. इसकी वजह से वो ज्यादा देर तक उड़ पाता है और वो फटीग नहीं होता, वो बेहोश नहीं होता, क्योंकि उसके मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा पाया जाता है और उसको एनर्जी सप्लाई करता रहेगा, कांस्टेंट एनर्जी देता रहेगा. तो स्टेटमेंट 1 तो आपका करेक्ट है. नेक्स्ट है द एच जोन इन स्केलेटल मसल सार्कोमेयर कंटेन्स ओनली थिक मायोसिन फिलामेंट्स. तो जो एच जोन होता है, देखो एच जोन ऐसा होता है जहां पे आपके थिक फिलामेंट्स पाए जाते हैं. थिक फिलामेंट्स आपके मायोसिन में बोले जाते हैं, इसकी वजह से इनके बैंड का कलर चेंज हो जाता है. तो हाँ कहीं ना कहीं आपका स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है, ठीक है. नेक्स्ट लिगामेंट कनेक्ट्स मसल टू बोन्स वाला टेंडन कनेक्ट्स बोन टू बोन. इन्होंने ऑपोजिट बोल दिया. टेंडन जो होता है आपका टेंडन, वो आपके मसल टू बोन कनेक्ट करता है. मसल टू बोन या टिश्यू टू बोन आप कह सकते हो, मसल इज आल्सो काइंड ऑफ टिश्यू. ठीक है, तो ये इसका काम यहाँ लिख दिया, इसका काम यहाँ लिख दिया, दोनों ऑपोजिट कर दिया इन्होंने. तो ये आपको ऐसे इनकरेक्ट हो जाएगा. स्टेटमेंट थर्ड करेक्ट कौन सा आपका, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. स्टेटमेंट 3 क्या इनकरेक्ट है, 1 एंड 2 वाला कौन सा आपका, ऑप्शन बी. सो ये ऑप्शन क्या आपका, ऑप्शन बी. ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. फर्स्ट है फिनोटाइप्स refers to the genetic makeup of an organism while genotype refers to the observable physical traits. इन्होंने देखो ये भी ऑपोजिट बोल दिया. फिनोटाइप्स ऐसा हो सकता है, फिनोटाइप ये होता है जो कि मॉर्फोलॉजी हम बाहर से देख के बता सकते हैं, बाहर से. ठीक है,
ऑब्जर्वेबल फिजिकल ट्रेट्स, जैसे हम देख सकते हैं उसकी आइज का कलर क्या है, उसके स्किन का कलर क्या है, उसके बालों का कलर क्या है, जो हम फिजिकल ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आपका फिनोटाइप। उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या होता है, आपके जेनेटिक लेवल पे जो चेंजेस होते हैं, जेनेटिक लेवल पे तो हम देख नहीं सकते, तो इसमें तो ऑपोजिट बोल दिया उसने। फिनोटाइप पे उसने जेनेटिक मेकअप बोल दिया, और जीनोटाइप पे आपका ऑब्जर्वेबल फिजिकल ट्रेट्स बोलते, तो आपका स्टेटमेंट 1 नहीं क्या होगा आपका इनकरेक्ट। In a dihybrid cross, Mendel phenotype ratio for the active generation is 9:3:3:1। तो इसमें जो बताया गया था आपका, जो पी प्लांट का उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, तो उसमें क्या था कि कुछ राउंड राउंड मतलब था ना, उसमें आपको याद होगा कैपिटल आर वाई वाई, ये आपका राउंड और येलो था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये भी आपका राउंड येलो था। तो इसके जो आपके जनरेशन निकले थे 9 आपके राउंड येलो थे, और ऐसे कर करके आपके 9:3:3:1 आपका बेसिकली आपका जनरेशन निकला था F2 जनरेशन। ठीक है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट था बिल्कुल करेक्ट है, 9:3:3:1 ही था आपका। थर्ड है हीमोफीलिया इज अ वाई लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर व्हिच इज व्हाई इट इज मोर कॉमन इन मेल्स। सबसे पहली बात तो देखो, हीमोफीलिया जो होता है ना आपका सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, मतलब आपके सेक्स क्रोमोसोम पे जाकर के अटैच हो जाता है। मेनली किस पर अटैच होता है, ये मेनली अटैच होता है आपके एक्स क्रोमोसोम पे जाकर के, वाई पर नहीं होता। अगर आप देखोगे ये नॉर्मल फीमेल है, अगर मैं इसके एक एक्स पे हीमोफीलिया का जीन लगा दूंगा तो ये फीमेल क्या बन जाएगी, आपकी कैरियर बन जाएगी, कैरियर। ऑन द अदर हैंड आपके मेल के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, अगर मैं इसके एक एक्स क्रोमोसोम पे आपका हीमोफीलिया का जीन लगा दूंगा तो ये आपका कैरियर नहीं बनेगा, क्या होगा, सीधा आपका अफेक्टेड होगा, सीधा आपका अफेक्टेड। ठीक है, तो ये आपके मेल में मोस्ट कॉमन इसीलिए है क्योंकि हीमोफीलिया का जो जीन होता है वो आपके एक्स क्रोमोसोम पे अटैच होता है, और मेल के पास खाली एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, इसकी वजह से उस पर लगने के बाद वो सीधा अफेक्ट हो जाता है, आपका कैरियर नहीं बनता, मेल कैरियर नहीं बनते। हीमोफीलिया और आपका कलर ब्लाइंडनेस सेम ही होता है, मतलब सेम तरीके से काम करता है आपका, कि कलर ब्लाइंडनेस के भी जीन आपके एक्स क्रोमोसोम पे अटैच होते हैं, वो भी मेनली आपके मेल्स को अफेक्ट करते हैं, सेम आपका हीमोफीलिया भी करता है मेल्स को अफेक्ट। क्यों, क्योंकि आपका मेल के जो सेक्स जीन्स होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, वो आपके हेट्रोगेमी होते हैं, एक एक्स होते हैं एक वाई, दोनों अलग अलग होते हैं। फीमेल से होमोगेमी होते हैं, एक्स एक्स दोनों सेम क्रोमोसोम है आपके, लेकिन मेल के दोनों क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, एक्स और वाई, इसको हम हेट्रोगेमी बोलते हैं। तो कह सकते हो देखो कॉमन है मेल में, लेकिन किसकी वजह से है, क्योंकि वो एक्स क्रोमोसोम पे अटैच होता है ना कि वाई। तो आपका स्टेटमेंट थर्ड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है, फर्स्ट और थर्ड गलत है, तो सही ऑप्शन क्या आपका करेक्ट कौन सा आपका सेकंड ओनली, डायहाइब्रिड क्रॉस में आपका सेकंड ओनली वाला आएगा। ठीक है, तो देखो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, आपके 30 क्वेश्चंस थे अप्रोक्सीमेटली आपके, जिसमें हमने सारे के सारे हमने स्टेटमेंट बेस्ड ही करे, क्योंकि देखो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको ना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सारे स्टेटमेंट लगभग आपको लगता है कि ये सही हो सकता है या ये गलत हो सकता है, ये सही हो सकता है। ठीक है, और इसमें ऑप्शंस भी दे रखे होते हैं 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली, 3 ओनली, तो जिसमें आपको कंफ्यूजन ज्यादा देखने को मिलती है। तो हमने जो आज क्वेश्चंस करे थोड़े से हमने अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस करें, जिसको करने के बाद आपको कॉन्फिडेंट बहुत आएगा। अगर आपको बेसिक नॉलेज है, अगर आप किसी भी चीज को लेकर के बेसिक नॉलेज है, तो आप किसके लिए जाओ, आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए जाओ। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं और आपके अच्छे मार्क्स स्कोर करने में आपके हेल्प करेंगे। आपके एक एक क्वेश्चन में आपके बहुत सारे टॉपिक्स आपके आ जाते हैं, पहला स्टेटमेंट किसी और के बारे में बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट किसी और के बारे में बोल रहा है, तीसरा स्टेटमेंट किसी और के बारे में बोल रहा है, तो ऐसे आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने से बेसिकली आपको फायदे होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो ऐसे हम मिलते रहेंगे अपने नेक्स्ट क्लासेस में अपने अलग टेस्ट के लिए। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में एक अलग टेस्ट के साथ। जय हिंद।